हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। इस वीडियो में हम नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम के लिए एक और मॉक टेस्ट को यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि आपके सिलेबस और पेपर पैटर्न के ऊपर बेस होने वाला है। और साथ ही जो है सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आप लोगों ने जो है इस मॉक टेस्ट सीरीज के पिछले 3 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो उनकी भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही इस वीडियो के आई बटन में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए पहला प्रश्न जो कि आपको दिया हुआ है कि पादप कोशिकाएं यानी कि जो प्लांट सेल्स होती है, इनकी भित्तियां यानी कि जो वॉल्स है, ये इनमें से किसकी बनी हुई होती है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं साइटोसोल, कोशिका द्रव्य, सेलुलोज या फिर ग्लूकोज। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कोशिका को लेकर। तो देखिए कोशिका की खोज जो है किसने की थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ठीक है। और कोशिका जो है क्या है, तो कोशिका जीवन की जो है सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। और कोशिका का जो अध्ययन है ये साइटोलॉजी के तहत किया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर आपके जंतु और पादप कोशिकाओं को लेकर। तो याद रखिएगा कि पादप और जंतु कोशिकाओं जो होती है, इनकी संरचना यानी कि जो इनका स्ट्रक्चर है ये अलग अलग होता है। ठीक है। और ये अलग स्ट्रक्चर ही जो है पादपों को जंतु से अलग करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट सेल वॉल्स को लेकर। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है ना। कोशिका भित्ति जो होती है वो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके प्लांट सेल्स में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका में देखने को मिलती है। और ये जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज। ठीक है। और ये जो है क्या करती है, तो ये कोशिका की सुरक्षा के साथ साथ जो है उसके निश्चित आकार और आकृति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे रीजनिंग का एक बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शी का रिलेशन दूरदर्शी के साथ में है, तो आपको बताना है कि आवर्धक ग्लास का रिलेशन जो है ये किसके साथ में होगा। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार आपके सूक्ष्मदर्शी का उपयोग जो है ये नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, और उसी तरीके से जो है दूरदर्शी जो होता है यानी कि टेलीस्कोप, इसका उपयोग जो है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यानी कि एक तरीके से यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं, यानी कि विलोम शब्द। तो उसी तरीके से अगर आप देखें तो आवर्धक ग्लास क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, तो आपके जो आवर्धक लेंस है इसका उपयोग भी नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं। तो इन ऑप्शंस को अगर आप देखें तो बाइनाकुलर्स यहाँ पर जो है पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाइनाकुलर्स को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों दूरबीन। ठीक है। और दूरबीन का उपयोग जो है आपके दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस चालक की जो है पहचान करें जिसकी प्रतिरोधकता सर्वाधिक है। नेवी एसएसआर का ही जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो है प्रतिरोधकता इनमें से कौन से चालक की सर्वाधिक है। तो ऑप्शंस देखिएगा, पारा, एल्यूमिनियम, सिल्वर या फिर कॉपर। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा यानी कि मर्क्यूरी। ठीक है। यहाँ पर जो है मर्क्यूरी की सर्वाधिक हो जाएगी चालकता, प्रतिरोधकता सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्रम बताऊं कि प्रतिरोधकता का घटता क्रम क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले जो है आ जाएगा आपका पारा। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका एल्यूमिनियम। ठीक है। और उसके बाद आपका आ जाएगा कॉपर, और फिर उसके बाद में आएगा आपका सिल्वर यानी कि एजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर जो है आपको फिजिक्स का एक बेसिक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी गेंद को यदि 30 मीटर पर सेकंड की गति से जो है ऊपर की ओर फेंका जाता हो, तो 4 सेकंड के बाद जो है इसके विस्थापन का जो है परिमाण कितना होगा। ठीक है। और जी की वैल्यू यहाँ पर आपको बोल दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको लेनी है। तो देखिए आपको जो है जो गति के समीकरण होते हैं उनके ऊपर बेस्ड बेसिक से न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर दी हुई है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले बोला है कि किसी गेंद को 30 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है, यानी कि जो प्रारंभिक वेग है यानी कि जो यू होता है ये आपको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसी तरीके से आपको टाइम यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 सेकंड है, तो यहाँ पर ये हम लिख लेंगे 4 सेकंड। ठीक है। उसी तरीके से आपको जी की वैल्यू तो अपने आप ही दे दी है
कि जी की वैल्यू जो है आपके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और आपको यहाँ पर अब क्या निकालना है कि विस्थापन का जो है परिमाण कितना होगा। तो ये तो हाइट में हो जाएगा। तो अब देखिए, तो आपको हाइट निकालनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब देखिए, ऊपर की तरफ फेंके जाने पर जो है जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, हम जानते हैं ये चीज। तो देखिए, ऊपर की ओर फेंके जाने पर यदि जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो यहाँ पर जो है हम यूज में लेंगे गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। और गति के दूसरे समीकरण से जो है आप एच की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि ये आपको पता होगा और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऊपर की ओर के लिए गति का दूसरा समीकरण ये है। तो चलिए यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखिए h इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या, u की वैल्यू यहाँ पर 30 है आपके पास में, और t की वैल्यू आपके पास में 4 सेकंड थी। तो माइनस का आ जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पर g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू 10 दी हुई है और t आपके पास में स्क्वायर है, तो t का स्क्वायर यानी कि मैं 4 को यहाँ पर 2 बार लिख दूंगा, ठीक है। तो अब अगर आप लोग इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर h की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 120 माइनस 80, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगी 40 मीटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 40 मीटर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर रीजनिंग का सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर बोला जा रहा है अक्षरों के उस संयोजन का जो है चयन कीजिए जिसमें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में जो है क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस सीरीज को जो है आपको कंप्लीट करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए सूटेबल है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप लोग देखें, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि कौन से लेटर के पहले कौन सा लेटर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ अगर आप देखें तो बी से पहले ई दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा कि इससे बी से पहले जो ये ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पर ई लिख दूंगा, ठीक है। और अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ई से पहले सी आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, सी। तो अब देखिए यहाँ पर सी से पहले क्या था, ए था ना, तो यहाँ पर जो है हम सी से पहले ए को लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप एक देखें तो क्रम बन रहा है ए सी ई बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्रम बन गया ए सी ई बी डी का। तो यहाँ पर भी देखिए ए सी ई बी डी आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक क्रम बन गया, फिर यहाँ पर आ जाएगा ए सी ई बी डी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने यहाँ पर क्या क्या फिल किया है, तो आप देखेंगे तो सबसे पहले सी को फिल किया, उसके बाद ई को, फिर जो है ए को फिल किया है हमने यहाँ पर, और फिर जो है आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी ई ए, फिर आ जाएगा डी, फिर हमने यहाँ पर ए को फिल किया और लास्ट में फिर से डी को। तो ये आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनाइट आर्टिकल। तो देखिए, डिटरमाइनर्स या फिर आर्टिकल्स के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक में आपको ए एन दी पुट करने के लिए मिलेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। इतना इजी क्वेश्चन आजकल नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि किसमें जो है आपके आर्टिकल का करेक्टली यूज हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग खुद देखें तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसा क्यों, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो है आपके इंडेफिनाइट आर्टिकल एन को यहाँ पर यूज में लिया गया है इंडियन से पहले, ठीक है। जबकि इसमें अगर आप देखेंगे तो ए को यूज में लिया गया है, इसमें भी इंडियन से पहले ए आया है, ठीक है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो आपके क्या हुआ है, इंडियन भी आया हुआ है और यहाँ पर यूरोपियन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट मैरिड टू ए यूरोपियन सिंगर इंजीनियर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस देश की कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि ऐसा कौन सा देश है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र के साथ में नहीं लगती। तो ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार या फिर नेपाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेपाल, ठीक है।
नेपाल जो है अगर आप देखेंगे तो पश्चिम, दक्षिण और पूर्व, इन तीनों में ही दिशाओं में जो है आपके भारत में जो है घिरा हुआ है। और वो अगर उत्तर दिशा की ओर देखें तो ये चाइना से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि नेपाल के पश्चिम में, दक्षिण में और पूर्व में, इन तीनों दिशाओं में तो भारत देखने को मिलता है और उत्तर की ओर ये जो है चीन से घिरा हुआ है। ठीक है, अब बात करें भारत के कौन कौन से राज्य जो है नेपाल के साथ सीमा से लगे हुए हैं, तो देखिए बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, ये जो है इसकी सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, और नेपाल जो है हिमालय की गोद में स्थित होने के कारण जो है इसको हिमालयी राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी जो है कोई भी सीमा समुद्र के साथ में नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि यदि किसी गोलीय दर्पण को जो है किसी द्रव में डुबोया जाए तो इसकी जो फोकस दूरी होगी उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। तो देखिए ऑप्शंस हैं कि ये घट जाएगी, ऑप्शन बी द्रव की प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगी, ऑप्शन सी बढ़ जाएगी, या फिर ऑप्शन डी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए किसी गोलकार दर्पण को जो है किसी तरल में अगर डुबोया जाता है तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि किसी फोकस दर्पण की जो मतलब किसी दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उस बाहरी माध्यम पर निर्भर करती नहीं है। ठीक है, जिसमें कि उसको हम रखते हैं। ठीक है, तो इससे जो है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपको बताना है कि कौन सा जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो देखिए यहाँ पर जो है सेंटेंस दिया हुआ है कि ही इज एडिक्टेड टू अल्कोहल एंड एक्सट्रैक्ट्स ए बैड इन्फ्लुएंस डैश हिज फैमिली। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं इन, अबाउट, फॉर या ऑन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इन्फ्लुएंस के साथ में हमेशा दो प्रीपोजिशन लगते हैं, या तो एक ऑन या फिर अपॉन। ठीक है, तो यहाँ पर अपॉन तो दिया हुआ ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि समतल उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ऑप्शंस हैं ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, जीरो यानी कि शून्य, या फिर इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेंस की जो समता का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, और याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो शक्ति होती है ये हमेशा ही आपके पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है। ठीक है, और अवतल लेंस की क्या होती है, अवतल लेंस की होती है आपके नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक। तो इन दोनों कंडीशंस को आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको एक लाइक जरूर से करिएगा, और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इनकी जो पीडीएफ है क्वेश्चंस की वो आपको वहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स और डेली जो हमारे क्विज होते हैं वो आपको टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर जो है आपके लिए प्रश्न है कि यौन प्रजनन में जो है माता पिता का योगदान होता है। ऑप्शंस हैं कि अपने जीन्स का आधा हिस्सा, ऑप्शन बी अपने जीन्स का तीसरा या 3/4 हिस्सा, ऑप्शन सी उनके सारे जीन्स, या फिर ऑप्शन डी कि अपने जीन का 1/4 हिस्सा। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में, तो दो युग्मकों का संयोजन होता है इसमें, जिसमें कि अगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। ठीक है ना, और देखिए क्या होता है कि संतति कोशिकाओं में जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो कि दिया हुआ है कि रक्त में जो है आरबीसी के बढ़ने से जो है कौन सी स्थिति बन जाती है। ठीक है, अगर हमारे ब्लड में जो है आरबीसी बढ़ जाए तो कौन सी स्थिति बनती है, एनीमिया, हेमोफीलिया, पॉलीसाइथेमिया, या फिर आपके ल्यूकीमिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, ये एक प्रकार का रोग है जो खून में जो है लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी के बढ़ने के कारण होता है। और इस स्थिति में जो है खून में जो है लाल रक्त कणिकाएं जो है ये आपके मतलब कि 55% से भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है,
और ये रोग जो है खून में प्लाज्मा की जो कमी होती है ना उसके कारण बनता है। ठीक है, वैसे आप जानते होंगे कि मेजर पार्ट जो है प्लाज्मा से बनता है ब्लड का, लेकिन अगर प्लाज्मा की कमी हो जाए, ठीक है, तो आरबीसी की मात्रा जो है बढ़ जाती है और ये लगभग 55% तक पहुंच जाती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जो है आपको प्रश्न दिया हुआ है कि डैश जो है रसायनों का एक ऐसा समूह है, ठीक है, जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है। ऑप्शंस हैं साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, डोमिस या फिर ऑक्सिन। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन जो है ये आपके एक क्षारीय प्रकृति का हार्मोन होता है। ठीक है, और साइटोकाइनिन के अगर काम को देखें कि ये क्या काम करता है, तो साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, साथ ही ये जो है सेल्स और टिश्यूज के मतलब कि विभेदन का काम करता है, यानी कि जो ऊतक और कोशिकाएं होती है उनके विभाजन का काम करता है। साथ ही जो है ये मतलब कि जो कलियां होती है, ठीक है, साइटोकाइनिन जो है क्या करता है, पार्श्व कलियों की जो है वृद्धि को भी जो है प्रारंभ करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी वस्तु का जो है अधिकतम भार, यानी कि जो है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैक्सिमम, ये जो है किस कंडीशन में होगा। ऑप्शंस हैं भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी के केंद्र पर या फिर पृथ्वी के ध्रुवों पर। तो देखिए किसी पिंड का जो अधिकतम भार है ये पोल्स के ऊपर यानी कि पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। ठीक है ना, क्योंकि जी का मान जो है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर तो घटता है और जी का मान जो है वो विषुवत रेखा पर न्यूनतम रहता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जी का मान जो है भूमध्य रेखा पर जो है सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। इस तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर जो है जी की वैल्यू सबसे कम होगी और पोल्स के ऊपर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि यहाँ पर जो है आपको बताना है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए अप्रोप्रिएट होगा। तो देखिए सेंटेंस है कि द हेडमास्टर डैश ऑन द स्टेज एंड गेव ए शॉर्ट स्पीच। तो देखिए चार ऑप्शन हैं, प्रिस्क्राइब्ड, अपियर्ड, डिलाइट या फिर रिमेम्बर्ड। तो चलिए सबसे पहले मीनिंग्स को देखते हैं। तो प्रिस्क्राइब्ड यानी कि क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड यानी कि एक तरीके से निर्धारित, ठीक है, यानी कि कोई टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपको एक तरीके से मान लीजिए डॉक्टर डॉक्टर जो है आपको कोई ना कोई दवाई जो है प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो उसी दवाई को जो है आप टाइमली लेते हैं जिससे कि आप ठीक हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब यानी कि क्या हो गया, प्रिस्क्राइब्ड यानी कि हो गया आपके एक तरीके से निर्धारित। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसका मीनिंग भी, निर्धारित। अपियर्ड यानी कि क्या होता है, अपियर्ड यानी कि होता है आपके प्रकट होना। ठीक है, प्रकट होना। रिमेम्बर्ड यानी कि क्या होता है, रिमेम्बर्ड यानी कि याद आना। ठीक है, या याद करना। और डिलाइट यानी कि क्या होता है, डिलाइट यानी कि होता है आनंद की स्थिति या फिर आप बोल सकते हैं खुश होना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। द हेड मास्टर अपियर्ड ऑन द स्टेज, यानी कि जो हेड मास्टर है ये स्टेज पर आए या फिर स्टेज पर प्रकट हुए और उन्होंने जो है एक शॉर्ट स्पीच दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जो परमाणु बम है ये निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। नेवी, कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स, तीनों के एग्जाम्स का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखिए ऑप्शन है आपके पास में नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु ऊर्जा असंतुलन या फिर परमाणु द्रव्यमान संरक्षण। तो देखिए परमाणु बम जो होता है ये आपके नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन के ऊपर काम करता है। ठीक है, बात करें नाभिकीय विखंडन होता क्या है, तो जब किसी भारी परमाणु नाभिक से जो है मंद गति का न्यूट्रॉन अगर टकराता है तो वो जो है दो हल्के नाभिकों में डिवाइड हो जाता है या फिर विभाजित हो जाता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय विखंडन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम नाभिक जो है नाभिकीय विखंडन के बाद में आपको पता होगा, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, क्रिप्टोन और बेरियम में जो है विखंडित हो जाता है। ठीक है, तो दो हल्के नाभिकों में ये डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, तो यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है और आपको जो है वर्ड दिया हुआ है स्टनिंग। ठीक है, स्टनिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो स्टनिंग वर्ड का मीनिंग होता है आपके शानदार।
तो ऑप्शन है इम्पल्सिव, ओबीडेंट, अनअट्रैक्टिव या फिर गोर्जियस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिस प्रकार स्टनिंग यानी कि शानदार होता है, अनअट्रैक्टिव यानी कि एक तरीके से आप जो चीज़ सुंदर ना हो या फिर जो चीज़ देखने में खराब हो या कुरूप हो, उसके लिए बोला जाता है अनअट्रैक्टिव। और देखिए यहाँ पर गॉर्जियस यानी कि क्या हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। तो ये इसका जो है एक तरीके से सिनोनियम हो सकता है। ओबिडेंट यानी कि क्या होता है, ओबिडेंट यानी कि आज्ञाकारी होता है, ठीक है। और आपके इम्पल्सिव यानी कि क्या होता है, आवेगशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सिग्मोइड जो है कोलन, ये किसका भाग होता है। तो सिग्मोइड कोलन किसका पार्ट है। तो देखिए सिग्मोइड कोलन जो है बड़ी आंत यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है हमारी, उसका एक भाग होता है जो कि डायरेक्टली जो है गुद्दा में खुलता है, ठीक है। जो हमारा गुद्दा होता है वहां तक खुलता है ये। और ये जो है लगभग आपके 35 से लेकर जो है 45 सेंटीमीटर तक का लंबा होता है, ठीक है ना। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो हमारे वेस्ट चीजें होती है, जो मान लीजिए आप अपशिष्ट पदार्थ जिनको बोलते हैं, और जो गैस वगैरह होती है उसको बाहर निकालना इसका काम होता है। सिग्मोइड कोलन याद रखिएगा, नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी वाले में सवाल आया हुआ है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मनुष्यों के लिए जो है निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन इनमें से कौन सा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास में थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनेलिन या फिर प्रोजेस्ट्रोन। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनेलिन। आपातकालीन हार्मोन जो है या फिर इमरजेंसी हार्मोन जो है, एड्रेनेलिन को कहा जाता है। और एड्रेनेलिन का जो अधिकांश भाग होता है, इसका स्रावण हमारे मेडुला से होता है। और ये हार्मोन जो है क्रोध, डर या फिर आप बोल सकते हैं जो मतलब मानसिक तनाव वगैरह होता है, उस स्थिति में जो है रिलीज होता है या फिर उस स्थिति में स्रावित होता है, जिससे कि इन संकटकालीन परिस्थितियों में जो है एकदम सही कदम हम उठा सकें, ठीक है। और इस हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लड़ो और उड़ो हार्मोन। एड्रेनेलिन का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, लड़ो और उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर जो है सवाल है आपके लिए कि फ्यूज तार जो है ये इनमें से किन मिश्र धातुओं से बना हुआ होता है। तो देखिए जो फ्यूज होता है ये टिन और लेड यानी कि SN और PB, टिन और लेड, इनसे बना हुआ होता है। और ये दोनों मिश्र धातुएं होती हैं, इनसे बनता है। और क्योंकि डिवाइस हीटिंग के बिना पिघलना आवश्यक होता है, ताकि आग का जो है उत्पादन ना हो और आसपास के टर्मिनल या केबल वगैरह जो है वो गर्म ना हो, तो इसीलिए जो है फ्यूज जो है ये तार मिश्र धातुओं से बनता है। और किससे बनता है, तो PB और SN, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवाल पसंद आए होंगे और आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो अब एक सवाल आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव मूत्र का जो रंग है ये पीला किस कारण से होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी इसका राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF और क्विज वगैरह आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और साथ ही जो है अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, जिससे कि आपको आगे भी हमारा जो है वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।